अगर आपके पास एक टाइम मशीन होती और आप 1999 में वापस जाते तो आप पाते कि कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स एक मैसिव डिलेमा फेस कर रहे थे। सीपीयू क्लॉक स्पीड स्काईरॉकेट कर रही थी, लेकिन सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल डेटा डी एग्जीक्यूशन बहुत तेजी से डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरफ बढ़ रहा था। एक फॉर लूप में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक मैसिव एरे के थ्रू इटरेट करना, एक बार में सिर्फ एक सिंगल 32 बिट स्केलर फ्लोट, ऐसा लगता था जैसे एक ऐसी स्पोर्ट्स कार का यूज करके ईंटों का पहाड़ ढोया जा रहा हो जो एक ट्रिप में सिर्फ एक ही ईंट ले जा सकती थी। बेशक कार रिडिकुलसली फास्ट थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स टेरेबल थे। x86 डेस्कटॉप और सर्वर प्रोसेसर्स पर ट्रू डेटा पैरेलल परफॉर्मेंस को अनलॉक करने के लिए इंटेल और AMD ने वेक्टर हार्डवेयर एक्सटेंशंस इंट्रोड्यूस किए। क्लॉक फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के बजाय जब तक कि चिप मेल्ट न हो जाए, उन्होंने हार्डवेयर रजिस्टर्स को वाइड कर दिया। इस सेक्शन में हम x86 वेक्टर इंस्ट्रक्शन सेट्स के इवोल्यूशन में एक हार्डवेयर परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट की तरह डीप डाइव करने जा रहे हैं, जिसमें हम 128 बिट 8ACSU56 बिट AVX2 और फाइनली 512 बिट AVX512 तक के सफर को ट्रेस करेंगे। हम फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड FMA के पीछे की फिजिक्स और मैथ को एनालाइज करेंगे। AVX फ्रीक्वेंसी थ्रिकलिंग के ब्रॉटलिंग के बदनाम रियल वर्ल्ड इश्यू का सामना करेंगे। SI AMD इक्वेशन को वापस उस मेमोरी वॉल से कनेक्ट करेंगे जिसे हमने चैप्टर 16.1 में डिस्कस किया था, और पहली बार ये देखेंगे कि इंट्रिंसिक्स का यूज करके इन रॉ हार्डवेयर रजिस्टर्स को सीधे C++ में कैसे ड्राइव किया जाए। सेक्शन ब्रेक। द जनरेशनल टाइमलाइन 128 बिट्स से 512 बिट्स तक मॉडर्न SI AMD कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए ये जानना हेल्पफुल होगा कि x86 वेक्टर इंजन कैसे डेवलप हुए। हर जनरेशन ने सिर्फ ज़्यादा वाइड रजिस्टर्स ही ऐड नहीं किए, इसने फंडामेंटली ये बदल दिया कि प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को कैसे डिकोड करता है, रजिस्टर स्टेट को कैसे मैनेज करता है और कंडीशनल एग्जीक्यूशन को कैसे हैंडल करता है। यह डायग्राम 1999 से 2016 तक इंटेल के SI AMD इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन को दिखाता है। यह 1999 में SSA के साथ शुरू होता है, जिसने एक बार में 4 सिंगल प्रिसिजन फ्लोट्स को प्रोसेस करने वाले 128 बिट रजिस्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था। 2011 में AVX ने इससे 256 बिट रजिस्टर्स तक एक्सपेंड किया, जो 8 फ्लोट्स को हैंडल करते हैं। 2013 में AVX2 ने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड को डबल करने के लिए FMA3 इंजन इंट्रोड्यूस किया। फाइनली 2016 में AVX512 इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें 512 बिट रजिस्टर्स और ऑपमास्क कैपेबिलिटीज थीं। स्ट्रीमिंग SI AMD एक्सटेंशंस SAC द 128 बिट बेसलाइन 1999 में पेंटियम 3 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, और अगले दशक में SSE2, SSE3, SSE3 और SSE.X के जरिए एक्सपेंड किया गया। SAC ने लेगेसी x87 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर से डीकपल डेडिकेटेड वेक्टर एग्जीक्यूशन हार्डवेयर इंट्रोड्यूस किया। रजिस्टर विड्थ 128 बिट्स है। रजिस्टर नेम्स 32 बिट मोड में XMM0 से XMM7 तक और 64 बिट मोड x86-64 में XMM0 से XMM15 तक हैं। डेटा पैकेट्स 4 सिंगल प्रिसिजन 32 बिट फ्लोट्स 4 टाइम्स 32 बिट इक्वल्स 128 बिट्स हैं। 2 डबल प्रिसिजन 64 बिट फ्लोट्स जो SA2 में ऐड किए गए थे। 16 8 बिट इंटीजर्स या 8 16 बिट इंटीजर्स या 432 बिट इंटीजर्स। एनकोडिंग और कंस्ट्रेंट्स लेगेसी SAC इंस्ट्रक्शंस एक डिस्ट्रक्टिव टू ऑपरेंड सिंटैक्स यूज करते थे। अगर आपने एडपी XMM1 XMM2 एग्जीक्यूट किया तो हार्डवेयर ने कैलकुलेट किया XMM1 इक्वल्स XMM1 प्लस XMM2। XMM1 में आपका सोर्स ऑपरेंड परमानेंटली ओवरराइट हो जाता था। अगर आपको बाद में उस ओरिजिनल वैल्यू की ज़रूरत होती थी तो आपको पहले ही एक एक्स्ट्रा रजिस्टर कॉपी AMOV एक्सप्लिसिटली एमिट करनी पड़ती थी, जिससे पाइपलाइन में ओवरहेड बढ़ जाता था। एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस AVX और AVX2 256 बिट स्टैंडर्ड है। इंटेल ने 2011 में सैंडी ब्रिज आर्किटेक्चर के साथ AVX इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बाद 2013 में हैसवेल के साथ AVX2 आया। यह सिर्फ रजिस्टर विड्थ को डबल करने से कहीं ज़्यादा था। यह x86 इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग का एक स्ट्रक्चरल ओवरहॉल था।
रजिस्टर विड्थ 256 बिट्स है। रजिस्टर नेम्स YMMM0 से YMM15 तक हैं। डेटा पैकेट्स 8 सिंगल प्रिसिजन 32 बिट फ्लोट्स 4 डबल प्रिसिजन 64 बिट फ्लोट्स 8 32 बिट इंटीजर्स 16 बिट इंटीजर्स या 32 8 बिट इंटीजर्स हैं। AVX2 ने फुल 256 बिट वाइड इंटीजर मैथ को एक्सपैंड किया, जबकि इनिशियल AVX ज़्यादातर फ्लोटिंग पॉइंट था। वेक्स प्रीफिक्स एनकोडिंग AVX ने एक नया इंस्ट्रक्शन एनकोडिंग स्कीम इंट्रोड्यूस किया जिसे वेक्स वेक्टर एक्सटेंशन कहा जाता है। वेक्स ने असेंबली इंस्ट्रक्शंस को 2 ऑपरेंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेट्स से 3 ऑपरेंड नॉन डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेट्स में चेंज कर दिया। VADP SYMM1 YMM2 YMM3 कैलकुलेट करता है। YMM1 इक्वल्स YMM2 प्लस YMM3 YMM2 अनअटर्ड रहता है। इसने इंस्ट्रक्शन काउंट और रजिस्टर प्रेशर को काफ़ी हद तक कम कर दिया। AVX 512 द 512 बिट हैवी वेट है। पहली बार जून 5 को प्रोसेसर्स में डेब्यू करने और स्काईलेक X और आइस लेक के साथ मेनस्ट्रीम सर्वर या डेस्कटॉप चिप्स में एंटर करने वाला AVX 512 x86 वेक्टर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी के पिनैकल को रिप्रेजेंट करता है। रजिस्टर विड्थ 512 बिट्स है। रजिस्टर नेम्स JMM0 थ्रू JMM31 है। नोटिस कीजिए कि x86 को 16 नए रजिस्टर्स मिले हैं जो 16 से जंपर करके 32 JMM रजिस्टर्स हो गए हैं। डेटा पैकिंग 16 सिंगल प्रिसिजन 32 बिट फ्लोट्स, 8 डबल प्रिसिजन 64 बिट फ्लोट्स, 16 32 बिट इंटीजर्स या 64 8 बिट बाइट्स हैं। इवेक्स एनकोडिंग और ऑपमास्क रजिस्टर्स के 02 के 7 AVX 512 ने इवेक्स प्रीफिक्स इंट्रोड्यूस किया जो ऐसे आर्किटेक्चरल फीचर्स लाया जो पहले सिर्फ GPU कंप्यूटिंग के लिए रिजर्व्ड थे। इनमें सबसे मेन ऑपमास्क रजिस्टर्स के जरिए प्रेडिकेशन है। पुराने SSE और AVX2 कोड में अगर आप सिर्फ कुछ वेक्टर लेंस पर ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते थे, फॉर इंस्टेंस A के फेरेआई इज ग्रेटर देन 0 चेक, तो आपको मैनुअली एक बिट मास्क बिल्ड करना पड़ता था। सभी लेंस पर मैथ एग्जीक्यूट करना पड़ता था। एक बिटवाइज ND या एंड इन ब्लेंड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता था और इसे वापस राइट बैक करना पड़ता था। AVX 512 8 डेडिकेटेड हार्डवेयर मास्क रजिस्टर्स ऐड करता है जिनका नाम के 0 थ्रू के 7 है। आप लगभग किसी भी AVX 512 इंस्ट्रक्शन में एक मास्क रजिस्टर पास कर सकते हैं। VADDPS ZMM1 विद राइट मास्क के 10 मास्क्ड Z MM2 ZMM3 कंडीशनल एग्जीक्यूशन के 1 एडिशन सिर्फ उन्हीं वेक्टर लेंस के लिए कैलकुलेट और स्टोर किया जाता है जहां मास्क रजिस्टर के 1 में करस्पोंडिंग बिट 1 पर सेट होती है। 0 मास्किंग Z वो लेंस जहां मास्क बिट 0 होती है वे ऑटोमेटिकली 0 पर क्लियर हो जाते हैं जिससे राइट बैक ओवरहेड खत्म हो जाता है। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल मैपिंग XMM YMM और JM कैसे को एग्जिस्ट करते हैं। पीछे चैप्टर 17.6 में हमने देखा था कि कैसे x86 रजिस्टर फाइल्स फिजिकल CPU हार्डवेयर रजिस्टर्स पर मैप होते हैं। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि XMM YMM और JMM सिलिकॉन कोर के अलग अलग कोनों में बैठे अलग फिजिकल रजिस्टर बॉक्सेस नहीं हैं। वे बिल्कुल उसी अंडरलाइंग रजिस्टर स्पेस के एलियास्ड व्यूज हैं। इसे नेस्टेड मेजरिंग कप्स की तरह सोचिए। यह डायग्राम इंटेल वेक्टर रजिस्टर्स के नेस्टेड स्ट्रक्चर को दिखाता है, ये दर्शाते हुए कि कैसे एक 512 बिट ZMM रजिस्टर अपने लोअर हाफ में एक 256 बिट YMM रजिस्टर को कंटेन करता है, जो आगे अपने लोएस्ट बिट्स में एक 128 बिट XMM रजिस्टर को कंटेन करता है। XMM0 YMM0 और JMM0 के बिट्स 127 to 0 को रिप्रेजेंट करता है। YMM0 JMM0 के बिट्स 255 520 को रिप्रेजेंट करता है। JMM0 पूरे 511 to 0 बिट रेंज को स्पैन करता है। द SACAVX ट्रांजिशन पेनल्टी V0 पर, क्योंकि XMM रजिस्टर्स YMM रजिस्टर्स के लोअर 128 बिट्स को एलियास करते हैं, लेगेसी माइक्रो आर्किटेक्चर को परफॉर्मेंस हैजर्ड का सामना करना पड़ता था। अगर कोई CPU 256 BVX इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है जो YMM0 को मॉडिफाई करता है, तो अपर 128 बिट्स में वैभव एक्टिव डेटा होता है।
अगर सीपीयू इसके बाद अचानक एक लेगेसी 128 बिट एसएसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है जिसे सिर्फ XMMM0 पर राइट करना आता है और यही पता होता कि अभी पर 128 बिट्स का क्या करना है, तो इंटरनल रजिस्टर डिपेंडेंसी ट्रैकर कंफ्यूज हो जाता है। डर्टी स्टेट करप्शन को रोकने के लिए पुराने माइक्रो आर्किटेक्चर जैसे सैंडी ब्रिज और हैसवेल एक बड़ा 10-270 क्लॉक साइकिल लेटेंसी पेनल्टी लगाते थे जब इंटरनल रजिस्टर स्टेट को सेव और क्लियर किया जाता था, जब भी कोई लेगेसी एसएसी इंस्ट्रक्शन किसी 256 AVX इंस्ट्रक्शन के बाद आता था। इस पेनल्टी से बचने के लिए कंपाइलर सेम M256 0 पर इंट्रिंसिक को इंसर्ट करते हैं जो V0 पर असेंबली इंस्ट्रक्शन को एमिट करता है लेगेसी सी फंक्शंस को कॉल करने से पहले या AVX कोड ब्लॉक्स से बाहर ट्रांजिशन करने से पहले। V0 पर सभी YMM रजिस्टर्स के अपर 128 बिट्स को 0 कर देता है, जिससे CPU के आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन इंजन को पता चलता है कि टॉप हाफ क्लीन है और आप बिना रुके लेगेसी एसए इंस्ट्रक्शंस को सेफली रन कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड FMA थ्रूपुट को डबल करना और पिन पॉइंट प्रिसीजन। मॉडर्न x86 माइक्रो आर्किटेक्चर्स में सबसे पावरफुल हार्डवेयर एडिशंस में से एक फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड FMA3 एग्जीक्यूशन यूनिट है। लीनियर अलजेब्रा, सिग्नल प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क इन्फ्रेंस और 3D ग्राफिक्स में अब तक का सबसे कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। रिजल्ट इक्वल्स द सम ऑफ a sub I times b sub I which equals a sub 0 times b sub 0 plus a sub 1 times b sub 1 plus dot plus c। बिना FMA के a times b plus c को एग्जीक्यूट करने के लिए दो अलग इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन स्टेजेस की जरूरत होती है। मल्टीप्लिकेशन t इक्वल टू a times b और एडिशन रिजल्ट इक्वल टू t plus c। द मैथ सिंगल साइकिल थ्रूपुट वर्सेस टू इंस्ट्रक्शंस बिना FMA के। यह डायग्राम एक ट्रेडिशनल फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रोसेस को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हुए दिखाता है। सबसे पहले टू वैल्यूज को रिट्रीव और मल्टीप्लाई किया जाता है और रिजल्ट को राउंड किया जाता है। फिर इस इंटरमीडिएट वैल्यू को थर्ड वैल्यू में ऐड किया जाता है और फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए फिर से राउंड किया जाता है। यह सीक्वेंस टू सेपरेट हार्डवेयर पोर्ट्स पर एग्जीक्यूट होता है, जिससे लेटेंसी 8 to 10 क्लॉक साइकिल्स हो जाती है। FMA3V, FMA132PSV, FMA213PS और FMA231PS के साथ। यह डायग्राम एक यूनिफाइड एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के अंदर फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशन को डेमॉन्स्ट्रेट करता है। 3 वैल्यूज को साइमल्टेनियसली रिट्रीव किया जाता है, सिंगल स्टेप में मल्टीप्लाई और ऐड किया जाता है और एंड में सिर्फ 1 टाइम राउंड किया जाता है। यह स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस सिंगल पाइपलाइन स्टेज में रन होता है, जिससे ओवरऑल लेटेंसी घटकर सिर्फ 4 to 5 क्लॉक साइकिल्स रह जाती है। स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर लॉजिक द्वारा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में फ्यूज करके FMA CPU कोर के मैक्सिमम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर साइकिल यानी फ्लॉप्स को डबल कर देता है। चलिए एक सिंगल CPU कोर के थ्योरेटिकल पीक फ्लॉप्स कैलकुलेट करते हैं जो 4.0 गीगाहर्ट्ज पर रन कर रहा हो और जिसमें डुअल 256 बिट AVX2 या FAM एग्जीक्यूशन यूनिट्स हों। वेक्टर लेंस पर 256 बिट YMM रजिस्टर इक्वल्स 256 बिट्स डिवाइडेड बाय 32 बिट्स पर फ्लोट विच इक्वल्स 8 फ्लोट्स। ऑपरेशंस पर FMA इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई प्लस 1 एड। फ्लॉप्स पर साइकिल पर FMA पोर्ट इक्वल्स 8 लेंस टाइम्स विच इक्वल्स 16 फ्लॉप्स। अगर माइक्रो आर्किटेक्चर दो एग्जीक्यूशन पोर्ट्स के अक्रॉस पर क्लॉक साइकिल टू FMA इंस्ट्रक्शंस डिस्पैच कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल इंटेल स्काईलेक या जेन 3 में पोर्ट 0 और पोर्ट 1। टोटल फ्लॉप्स पर क्लॉक साइकिल इक्वल्स 16 फ्लॉप्स पर पोर्ट टाइम्स 2 पोर्ट्स विच इक्वल्स 32 फ्लॉप्स पर साइकिल। पीक कोर थ्रूपुट एट 4.0 गीगाहर्ट्ज इक्वल्स 32 फ्लॉप्स पर साइकिल टाइम्स 4.0 टाइम्स 10 to the 9th पावर साइकिल्स पर सेकंड विच इक्वल्स 128 गीगाफ्लॉप्स। एक सिंगल CPU कोर AVX2 प्लस FMA एग्जीक्यूट करते हुए हर सेकंड 128 बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कैलकुलेट कर सकता है। अगर आप इसे 512 बिट रजिस्टर्स यानी AVX 512 तक एक्सपेंड करते हैं तो वह नंबर फिर से डबल होकर 256 गीगाफ्लॉप्स पर कोर हो जाता है। प्रिसिजन गेन्स एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएट राउंडिंग FMA सिर्फ रॉ स्पीड के बारे में नहीं है, यह काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर न्यूमेरिकल प्रिसिजन भी डिलीवर करता है। स्टैंडर्ड
E754 फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक में हर बार जब कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन फिनिश होता है तो हार्डवेयर को मैंटिसा को 32 बिट 64 बिट कंटेनर में वापस फिट करने के लिए राउंड करना पड़ता है। जब सेपरेट मल्टीप्लाई और ऐड इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, फर्स्ट टी इक्वल टू राउंड ऑफ ए टाइम्स बी, जिससे पहला प्रिसीजन लॉस होता है। सेकंड फाइनल इक्वल टू राउंड ऑफ टी प्लस सी, जिससे दूसरा प्रिसीजन लॉस होता है। FMA के साथ हार्डवेयर एक इंटरनल एक्सटेंडेड प्रिसीजन इंटरमीडिएट एक्यूमुलेटर मेंटेन करता है, जो अक्सर डबल प्रिसीजन के लिए 106 बिट्स का होता है, जो ए टाइम्स बी के एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिजल्ट को बिना ट्रंकेट किए होल्ड करता है। ये उस इन्फिनिट प्रिसीजन इंटरमीडिएट में सी को ऐड करता है और एंड में सिर्फ एक सिंगल राउंडिंग स्टेप अप्लाई करता है। फाइनल सब FMA इक्वल्स राउंड ऑफ ए टाइम्स बी प्लस सी। ये पॉलिनोमियल इवेल्युएशंस, मैट्रिक्स इन्वर्शंस और मॉडर्न साइंटिफिक सिमुलेशंस जैसे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स में कैटास्ट्रोफिक कैंसिलेशन एरर्स को एलिमिनेट करता है। सेक्शन ब्रेक रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स, द AVX थ्रॉटलिंग डिलेमा। अगर 512 बिट वेक्टर यूनिट्स इतनी फास्ट हैं तो हर प्रोग्राम हर समय हर चीज के लिए AVX 512 का यूज क्यों नहीं करता? मॉडर्न सेमीकंडक्टर डिजाइन की फिजिक्स में आपका स्वागत है। एक 512 बिट ZMM वेक्टर यूनिट को मैसिव अमाउंट में पावर की जरूरत होती है। 32 ZMM रजिस्टर्स को उनके एसोसिएटेड 512 बिट वाइड ALU मल्टीप्लायर्स और क्रॉसबार शिफ्टर्स के साथ ऑन करने से प्रोसेसर डाई के जरिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट DI/dt खींचता है। इससे लोकलाइज्ड थर्मल हॉटस्पॉट्स बनते हैं और वोल्टेज रेल VCC ड्रॉप हो जाता है। फ्रीक्वेंसी स्केलिंग ऑफसेट डाउन क्लॉकिंग ब्रैकेट में AVX फ्रीक्वेंसी लाइसेंस लेवल्स। पुराने इंटेल माइक्रो आर्किटेक्चर पर ब्रैकेट में खासकर हैसवेल, ब्रॉडवेल, स्काईलेक X और जियोन स्केलेबल कास्केडलेक ब्रैकेट क्लोज हार्डवेयर पावर मैनेजमेंट कंट्रोलर AVX थ्रॉटलिंग का यूज करके इस इलेक्ट्रिकल डिमांड को मैनेज करता था। CPU इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन वर्कलोड्स को अलग अलग कोर पावर लाइसेंस लेवल्स में डिवाइड करता था। यह टेबल डिटेल में बताती है कि कैसे अलग अलग प्रोसेसर लाइसेंस लेवल्स वर्कलोड डिस्क्रिप्शन से करस्पॉन्ड करते हैं और कोर फ्रीक्वेंसी पर उनका क्या इंपैक्ट होता है। लाइसेंस लेवल 0 या L0 के तहत वर्कलोड में स्टैंडर्ड स्केलर कोड और 128 बिट एस शामिल होता है, जिससे प्रोसेसर अपनी मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी अचीव कर पाता है, जैसे कि 4.5 गीगाहर्ट्ज। लाइसेंस लेवल 1 या L1 लाइट 256 बिट AVX2 या लाइट 512 वेक्टर इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है, जिसके रिजल्ट के रूप में थोड़ा फ्रीक्वेंसी ऑफसेट होता है और स्पीड घटकर उदाहरण के लिए 4.1 गीगाहर्ट्ज हो जाती है। फाइनली लाइसेंस लेवल 2 या L2 हैवी 512 बिट AVX 512 फ्लोटिंग पॉइंट या FMA मैथ पर अप्लाई होता है, जो एक हैवी फ्रीक्वेंसी ऑफसेट इंट्रोड्यूस करता है, जिससे कोर फ्रीक्वेंसी घटकर उदाहरण के लिए 3.2 गीगाहर्ट्ज हो जाती है। यहां पर एक ट्रैप था। जब कोई एप्लीकेशन हैवी 512 बिट इंस्ट्रक्शंस का एक छोटा सा बर्स्ट भी एग्जीक्यूट करता था, तो CPU पावर कंट्रोलर सिलिकॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए उस कोर के ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लाइसेंस लेवल को कम कर देता था। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे स्केलर एग्जीक्यूशन के दौरान एक प्रोसेसर की कोर फ्रीक्वेंसी 4.5 गीगाहर्ट्ज से घटकर 4.1 गीगाहर्ट्ज पर आ जाती है और फाइनली हैवी AVX 512 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान 3.2 गीगाहर्ट्ज तक जाती है और फिर स्केलर एग्जीक्यूशन दोबारा शुरू होने पर वापस हायर फ्रीक्वेंसी पर लौट आती है। अगर आपका कोड कंप्यूट बाउंड था और 512 बिट रजिस्टर्स की सभी 16 वेक्टर लेंस को पूरी तरह से सैचुरेट कर देता था, तो 2x से 4x का थ्रूपुट गेन क्लॉक स्पीड में लगभग 15 से 20% की गिरावट को पूरी तरह से खत्म कर देता था। फिर भी आप बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाते थे। हालांकि अगर आपका कोड स्केलर हैवी था और लूप के अंदर कभी कभार ही AVX 512 इंस्ट्रक्शंस बिखरे हुए थे, तो CPU पूरे कोर के लिए कोर क्लॉक स्पीड को कम कर देता था। इसके रिजल्ट के रूप में आपका स्केलर कोड 20% स्लो चलता था और आपकी एप्लीकेशन का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम एक्चुअल में बढ़ जाता था। मॉडर्न प्रोसेसर्स फ्रीक्वेंसी डिप्स को कैसे कम करते हैं? हार्डवेयर इंजीनियर्स को जल्दी ही समझ आ गया कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स AVX 512 कोड लिखने में संकोच कर रहे थे, अगर इससे मिक्स्ड स्केलर वर्कलोड्स के स्लो होने का रिस्क था। मॉडर्न CPU आर्किटेक्चर्स ब्रैकेट में जैसे कि इंटेल आइस लेक, सैफायर रैपिड्स
और AMD Gen 4 या Gen 5 ब्रैकेट क्लोज ने कई क्लेवर टेक्निक्स का यूज करके इस इश्यू को सॉल्व कर दिया। इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी डोमेन्स और डीकपल्ड पावर डिलीवरी मॉडर्न माइक्रो आर्किटेक्चर्स में रिफाइंड पावर डिलीवरी नेटवर्क्स VCC रेल्स और सब नैनोसेकंड डायनेमिक वोल्टेज स्केलिंग होती है। जैसे ही कोई 512 बिट रजिस्टर वेक अप होता है, वैसे ही कोर अब पैनिक होकर ग्लोबली फ्रीक्वेंसीज को ड्रॉप नहीं करता है। AMD Gen 4 का डबल पंप 256 बिट अप्रोच। AMD ने Gen 4 माइक्रो आर्किटेक्चर में AVX 512 को पाइपलाइन के अंदर दो फिजिकल 256 बिट एग्जीक्यूशन पाथ्स में 512 बिट JEM ऑपरेशंस को स्प्लिट करके इम्प्लीमेंट किया है। ये अप्रोच बिना किसी जायंट और पावर हंग्री 512 बिट फिजिकल एग्जीक्यूशन यूनिट्स की ज़रूरत के AVX 512 इंस्ट्रक्शंस को क्लीनली एग्जीक्यूट करता है, जिससे फ्रीक्वेंसी पेनल्टीज से पूरी तरह बचा जा सकता है और साथ ही फुल सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी भी बनी रहती है। डेडिकेटेड वोल्टेज गार्ड्स इंटेल सैफायर रैपिड्स चिप्स लोकलाइज्ड वोल्टेज गार्ड्स का यूज करते हैं, जो पावर डिलीवरी को सेलेक्टिवली एडजस्ट करते हैं, जिससे AVX 512 क्लॉक स्पीड्स स्टैंडर्ड स्केलर टर्बो क्लॉक्स के कुछ % के अंदर ही रहती हैं। सेक्शन ब्रेक। द कनेक्शन टू मेमोरी लेटेंसी चैप्टर 16.1। इससे पहले कि हम कोड लिखना शुरू करें, हमें एक रियलिटी चेक की जरूरत है। चैप्टर 16.1 में हमने मेमोरी वॉल को एक्सप्लोर किया था, जो कि CPU स्पीड और मेन मेमोरी DRAM लेटेंसी के बीच बढ़ता हुआ परफॉर्मेंस गैप है। हमने देखा कि L1 कैशे से डेटा पुल करने में लगभग 1 नैनोसेकंड का समय लगता है, जबकि DRAM से डेटा पुल करने में 50 से 100 नैनोसेकंड्स तक का समय लग सकता है। अब सोचिए कि क्या होता है जब आप एक AVX 512 वेक्टर लूप लिखते हैं। एक सिंगल AVX 512 इंस्ट्रक्शन क्लॉक साइकिल के एक फ्रैक्शन में 64 बाइट्स डेटा यानी 16 सिंगल प्रिसीजन फ्लोट्स को प्रोसेस कर सकता है। अगर आपका CPU कोर 4.0 गीगाहर्ट्ज पर रन करता है और हर साइकिल में 2 AVX 512 लोड्स एग्जीक्यूट करता है, तो आपका एल्गोरिदम डिमांड करता है डेटा थ्रूपुट रिक्वायर्ड इक्वल्स 64 बाइट्स पर इंस्ट्रक्शन टाइम्स 2 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल टाइम्स 4.0 टाइम्स 10 टू द 9th पावर साइकिल्स पर सेकंड, विच इक्वल्स 512 गीगाबाइट्स पर सेकंड पर कोर। अगर कोई क्वाड कोर प्रोसेसर इस लूप को स्टैंडर्ड DDR4 या DDR5 मेन मेमोरी में मौजूद डेटा पर रन करने की कोशिश करता है, जो शायद 50 से 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड की टोटल सिस्टम बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है, तो CPU वेक्टर यूनिट्स अपने 90% साइकिल्स पूरी तरह से डेटा के बिना गुजारेंगे और एक रजिस्टर स्टॉल में खाली बैठे रहेंगे। यह डायग्राम उस मेमोरी बैंडविड्थ बॉटलनेक को दिखाता है जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के दौरान होता है। यह दिखाता है कि जहां प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन इंजन फास्ट लोकल कैश से डेटा को जल्दी से रिट्रीव कर सकता है, वहीं एक कैश मिस होने पर इसे बहुत ज़्यादा स्लो मेन सिस्टम मेमोरी को एक्सेस करना पड़ता है, जो डेटा डिमांड के साथ मैच नहीं कर पाती और एग्जीक्यूशन को स्टॉल कर देती है। हाई परफॉर्मेंस मेमोरी हाइजीन रूल्स फॉर SI/AMD। डेटा को L1 या L2 कैशे में रखें। SI/AMD वेक्टराइजेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कन्वोल्यूशन और इमेज प्रोसेसिंग कर्नल्स पर सबसे अच्छा काम करता है, जहां डेटा को ब्लॉक टाइल और L1 कैशे के अंदर बार बार रीयूज किया जा सकता है। अलाइनमेंट मायने रखता है। वेक्टर लोड इंस्ट्रक्शंस तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब मेमोरी एड्रेस नेचुरल तरीके से वेक्टर रजिस्टर बाउंड्री से अलाइन होते हैं। 128 बिट SAC के लिए 16 बाइट अलाइनमेंट अलाइन एस 16, 256 बिट AX2 के लिए 32 बाइट अलाइनमेंट अलाइन एस 32, 512 बिट AVX 512 के लिए 64 बाइट अलाइनमेंट अलाइन एस 64। अनअलाइंड वेक्टर लोड्स कैशे लाइन बाउंड्रीज 64 बाइट लाइंस को क्रॉस कर सकते हैं, जिससे डबल कैशे रीड्स और गंभीर पाइपलाइन स्टॉल्स हो सकते हैं। नॉन टेम्पोरल स्ट्रीमिंग स्टोर्स। अगर आप मेमोरी में एक बड़ा वेक्टर रिजल्ट लिख रहे हैं जिसे आप जानते हैं कि आप जल्द ही दोबारा नहीं पढ़ेंगे, तो नॉन टेम्पोरल SI/AMD स्टोर्स _MM256 स्ट्रीम PS का यूज करें। ये इंस्ट्रक्शंस CPU कैशे हायरार्की को पूरी तरह से बाईपास करते हैं और सीधे DRAM में लिखते हैं, जिससे आपके वेक्टर राइट्स L1 या L2 कैशे को पोल्यूट करने और काम के डेटा को बाहर निकालने से बच जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। ब्रीजिंग टू C++ डायरेक्ट वेक्टर प्रोग्रामिंग वाया इंट्रिंसिक्स। तो हम C++ प्रोग्रामर्स के रूप में
ऐसा कोड कैसे लिखें जो बिना रॉ असेंबली लैंग्वेज में जाए सीधे इन हार्डवेयर रजिस्टर्स को कंट्रोल करे? इसका जवाब C++ SIMD इंट्रिंसिक्स है। इंट्रिंसिक्स कंपाइलर्स GCC, Clang, AMSVC द्वारा प्रोवाइड किए गए बिल्ट इन सूडो फंक्शंस हैं जो सीधे स्पेसिफिक CPU असेंबली वेक्टर इंस्ट्रक्शंस से मैप होते हैं। वे आपको रजिस्टर्स का लो लेवल एक्सेस देते हैं, जबकि कंपाइलर को रजिस्टर एलोकेशन, लूप अनरोलिंग और इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग को ऑटोमेटिकली हैंडल करने की अनुमति देते हैं। C++ में x86 इंट्रिंसिक्स को एक्सेस करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिफाइड हेडर को इंक्लूड करें। यह डायरेक्टिव उस हेडर फाइल को इंपोर्ट करता है जो मॉडर्न प्रोसेसर्स पर हार्डवेयर एक्सेलरेशन और वेक्टर इंस्ट्रक्शंस को यूटिलाइज करने के लिए जरूरी है। इंट्रिंसिक डेटा टाइप्स वेक्टर रजिस्टर्स को C++ में स्पेशलाइज्ड प्रिमिटिव टाइप्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यह टेबल SIMD डेटा टाइप्स उनके रजिस्टर मैपिंग्स, बिट विड्थ्स और स्टैंडर्ड डेटा इंटरप्रिटेशंस को आउटलाइन करती है। 128 बिट विड्थ्स के लिए जो XMM रजिस्टर से मैप होते हैं, 3 डेटा टाइप्स हैं। $M128 जो 4 सिंगल प्रिसिजन फ्लोट्स को रिप्रेजेंट करता है, $M128D जो 2 डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और $M1128I 8 या 64 बिट्स के पैक्ड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। 256 बिट विड्थ्स के लिए जो YMM रजिस्टर से मैप होते हैं, हमारे पास $M256 है जो 8 फ्लोट्स को रिप्रेजेंट करता है, $M256D जो 4 डबल्स को रिप्रेजेंट करता है, और $M256I जो पैक्ड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। लास्टली 512 बिट विड्थ्स ZMM रजिस्टर से मैप होते हैं, जिसमें $M512 है जो 16 फ्लोट्स को रिप्रेजेंट करता है, और $M512D है जो 8 डबल्स को रिप्रेजेंट करता है। डिकोडिंग इंट्रिंसिक फंक्शन नेमिंग रूल्स। पहली नज़र में वेक्टर इंट्रिंसिक फंक्शन नेम्स रैंडम कीबोर्ड मैशेस की तरह लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप नेमिंग कन्वेंशन जान जाते हैं तो उन्हें पढ़ना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। _MM ओपन एंगल ब्रैकेट बिट्स क्लोज एंगल ब्रैकेट _ ओपन एंगल ब्रैकेट ऑपरेशन क्लोज एंगल ब्रैकेट _ ओपन एंगल ब्रैकेट डेटा टाइप क्लोज एंगल ब्रैकेट। चलिए _MM256 _FMADD _PS को डिसेक्ट करते हैं। _MM256 256 बिट YMM रजिस्टर्स AVX2 पर ऑपरेट करता है। FMADD ऑपरेशन फ्यूज्ड मल्टीप्लाई ऐड है, यानी A टाइम्स B प्लस C _PS डेटा टाइप पैक्ड सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट है, यानी 8 फ्लोट्स। अगर सफिक्स _PD होता तो इसका मतलब पैक्ड डबल प्रिसिजन होता। अगर ये _SS होता तो इसका मतलब स्केलर सिंगल प्रिसिजन होता, जो वेक्टर की सिर्फ लोएस्ट लेन पर ऑपरेट करता है। एक पहली नज़र C++ में वेक्टराइज्ड FMM मैथ। यहाँ एक छोटा हैंड्स ऑन प्रीव्यू है जो ये दिखाता है कि कैसे YMM रजिस्टर्स में डेटा लोड किया जाता है। एक साथ 8 फ्लोट लेंस में FMA कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है और कैलकुलेटेड रिजल्ट्स को वापस मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप x86 प्रोसेसर्स पर हार्डवेयर वेक्टर इंस्ट्रक्शंस का यूज करके पैरेलल वेक्टर कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। यह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के मेमोरी अलाइंड एरेज को इनिशियलाइज करता है, उन्हें स्पेशलाइज्ड वाइड रजिस्टर्स में लोड करता है, एक सिंगल स्टेप में पैरेलल फ्यूज्ड मल्टीप्लाई ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करता है और फिर रिजल्टिंग वैल्यूज को स्टोर और प्रिंट करता है। अगर आप इसे G+-O3-MAVX2-MFMA main.cpp के साथ कंपाइल करते हैं और जनरेटेड असेंबली कोड को देखते हैं, तो आपको दर्जनों कंडीशनल ब्रांचेस, लूप्स या स्केलर मैथ कॉल्स नहीं दिखेंगे। आपको एक क्लीन अल्ट्रा कॉम्पैक्ट असेंबली पाइपलाइन दिखेगी। यह असेंबली कोड स्निपेट एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस का यूज करके एक वेक्टराइज्ड फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह मेमोरी से 2 डेटा एरेज को वेक्टर रजिस्टर्स में लोड करने, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में एक थर्ड एरे के साथ कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन और एडिशन परफॉर्म करने और फाइनल रिजल्ट को वापस सिस्टम मेमोरी में स्टोर करने के प्रोसेस को दिखाता है। उस असेंबली आउटपुट को देखिए। एक साथ 832 बिट ऑपरेशंस को प्रोसेस करने के लिए टोटल 4 इंस्ट्रक्शंस। यह SIMD वेक्टर प्रोग्रामिंग की असली ताकत है। सेक्शन ब्रेक, समरी, चेकलिस्ट और माइंड मैप। नेक्स्ट सेक्शन पर जाने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने इन कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लिया है।
रजिस्टर लिनिएज XMM128 बिट Y MM256 बिट का एक सबसेट है जो कि ZMM512 बिट का सबसेट है। एक छोटे सब रजिस्टर को मॉडिफाई करने से इसके बड़े पेरेंट कंटेनर के लोअर बिट्स इफेक्ट होते हैं। वेक्स और इवेक्स एनकोडिंग्स इसने असेंबली को डिस्ट्रक्टिव 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस से नॉन डिस्ट्रक्टिव 3 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस में शिफ्ट कर दिया, जिससे कॉपी ओवरहेड कम हो गया। AVX 512 ऑपमास के 02 के 7 यह बिना किसी कॉस्टली ब्रांचिंग लॉजिक या मैनुअल बिटवाइजर मास्क ब्लेंडिंग के लेन बाय लेन प्रेडिकेशन और जीरोंग की परमिशन देते हैं। फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड FMA यह एक सिंगल हार्डवेयर पाइपलाइन स्टेप में 8 टाइम्स B+C को इवेल्युएट करता है, जिससे फ्लॉप्स थ्रूपुट डबल हो जाता है और इंटरमीडिएट IE 754 राउंडिंग प्रिसिजन लॉस से बचा जा सकता है। AVX थ्रॉटलिंग लेगेसी CPU थर्मल या पावर की दिक्कतों के कारण हैवी 512 बिट वर्कलोड के दौरान क्लॉक फ्रीक्वेंसी को कम कर देते थे। मॉडर्न आर्किटेक्चर जैसे जेन 4 और सैफायर रैपिड्स डीकपल्ड पावर डोमेन्स या ड्यूल 256 बिट पाथ्स का यूज करके इसे कम करते हैं। मेमोरी अलाइनमेंट और लेटेंसी लिमिट्स कैश लाइन स्प्लिट पेनल्टी से बचने के लिए डेटा रजिस्टर विड्थ जैसे 1632 या 64 बाइट्स के साथ अलाइंड होना चाहिए। अगर डेटा L1 कैश में नहीं है तो वेक्टर थ्रूपुट मेमोरी वॉल के प्रेशर में कोलैप्स हो जाता है। अब जब हम हार्डवेयर लेआउट, रजिस्टर मैपिंग्स और वेक्टर हार्डवेयर के मैथमेटिकल एडवांटेजेस को समझ गए हैं, तो हम अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हिट्स पहनने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 18.4 में हम अपनी आस्तीनें चढ़ाएंगे और कंपाइलर इंट्रिंसिक्स का यूज करके प्रोडक्शन रेडी C++ वेक्टर कर्नल्स लिखेंगे।